बजट जो कहा गया, उस बजट के आंतरिक हिस्सों में हम घुसने जा रहे हैं, क्योंकि जो बातें कही जा रही हैं आंतरिक तौर पर उसको लेके क्या विश्लेषण हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देवेंद्र जी, एक सवाल। अभी हमने देखा अरुण जेटली साहब इंटरव्यू दे रहे थे, उनका कहना था कि हिंदुस्तान को दो भारत में देखा जाता है, एक गरीब और दूसरा इंडस्ट्री और कॉरपोरेट को देखा जाता है। कुछ लोग इधर हैं, कुछ लोग उधर हैं, जैसे इधर कैफे है, इधर ढाबा है, लेकिन मैं दोनों के पक्ष में हूं। गरीबों की सेवा करने के लिए मुझे इंडस्ट्रीज को देखना पड़ेगा। हमारा सवाल आपसे यह है, क्या इस देश के भीतर एक बड़ा तबका जो कि तकरीबन देश का 80% है, वो अनप्रोडक्टिव मान लिया गया है? पैसा यहीं से आएगा और उसकी सेवा में लगाया जाएगा। आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है उसको डेवलप करने का। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, क्योंकि ये एक हमारी जो मानसिकता है या जो सोच है इस देश की, इकोनॉमिक थिंकिंग है, उसका यही एक निष्कर्ष है कि ये लायबिलिटी है। गरीब जो हैं या किसान जो हैं या जो गांव में लोग रहते हैं, वो देश के लिए लायबिलिटी हैं, और ये बोझ जितने से जितना जल्दी उतार दिया जाए तभी देश की इकोनॉमिक हालत ठीक होगी। लेकिन मेरा भी मानना है कि यहीं पर हमारी गलती शुरू होती है कि हम ये सोच के चलते हैं कि इंडस्ट्री को बढ़ावा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो इनको पालेगी। ये गलत है, ये गलत है। यही जो एक सोच है, वर्ल्ड बैंक ने बहुत साल पहले, मुझे याद है, ये कहा था कि जो माइक्रो फाइनेंस है, वो जो गरीब लोग हैं, सबसे गरीब हैं, वो अनबैंकेबल हैं। फिर 10 साल के बाद वर्ल्ड बैंक के चीफ ने माफ़ी मांगी दुनिया से कि वो गलत सोच थी, और उसके बाद वो 10,000 का जो लोन है, छोटा लोन भी दिया जाता है, आप देखते हैं, और वो बैंकेबल है। यही सोच हमारी इकोनॉमिक थिंकिंग में है कि सब ये लोग जो हैं हमारे पे देश के ऊपर बोझ हैं। अब मैं छोटी सी बात आपको बताऊं कि उनमें इतनी एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी है जिसको हमने कभी सोचा ही नहीं। उदाहरण के तौर पर, एक गरीब से गरीब महिला बकरी खरीदना चाहती है, अगर वो 5,000 रुपये लोन लेती है तो माइक्रो फाइनेंस से उसको 24% रेट पर लोन मिलता है, जो इफेक्टिवली 32% बनता है एट वीकली रेट ऑफ इंटरवल। आपने गरीब से गरीब महिला को 32% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने बकरी खरीदी। लेकिन जब आप टाटास को 9,000 करोड़ रुपए देते हैं, तब आप 0.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। लक्ष्मी नारायण मित्तल को जब पंजाब में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बठिंडा की रिफाइनरी में पंजाब सरकार ने 1250 करोड़ रुपए दिया एट 0.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक मिनट, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर उस गरीब महिला को आपने 0.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया होता तो उसकी एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी इतनी थी कि वो साल के बाद वो भी नैनो कार चलाती। लेकिन आप चाहते ही नहीं कि वो नैनो कार चलाए, और यही एक कारण है कि हमने अब एबिलिटी जो खो दी है। ये डेस्परेटी क्या उस आइडियोलॉजिकल थिंकिंग में है या हमारी पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी में है? एक विषमता, गैप रहे। हम एक्चुअली आप बिल्कुल सही कहे हैं, ये बराबर एक डिवाइड का पॉलिसी रखते हैं लोग, और ये लोग इसको रैशनलाइज नहीं करते हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं लाते हैं। हमको, जैसे देवेंद्र जी ने कहा, बिल्कुल सही कहे हैं वो। यूसी जो गरीब हैं वो एक अपॉर्चुनिटी है उनको ऊपर लाने का, उसको गरीब बनाकर मत रखो आप प्लीज़, और उनके अंदर में इस ढंग का ताकत लाओ कि वो एक चॉइस। आज उपभोक्ताओं के सामने सबसे बड़ा जो हथियार है क्या, कि हमारे पास एक विकल्प होनी चाहिए, चॉइस आनी चाहिए, कंपटीशन होनी चाहिए। यूसी आज बड़े बड़े मोनोपोलीज अभी भी जुटे हुए हैं। आप जैसे पावर प्लांट को इतने सारे आप दे रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, पावर सेक्टर में अभी तक कंपटीशन नहीं लाए हैं जिस ढंग से होनी चाहिए। 2003 में पावर सेक्टर के बिल बना, वो कानून इसलिए बना ताकि एक उपभोक्ताओं के पास एक चॉइस आए। आज हमारे दिल्ली में भी देख लीजिए, जहाँ कहीं पर भी चले जाइए, जितने डिस्कॉम्स है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एक है, उसी को लेकर आपको झेलना पड़ेगा। आपको अच्छा लगे ना लगे, वो जिस दर में देगा उसी दर में आपको लेना पड़ेगा। अब ये जो चीज़ है, इसको लाना अनिवार्य है। आज हमारे सामने जितने गांव के लोग हैं, जो 70% लोग हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसमें कहा है उन्होंने, एक जो स्लोगन दिया है कि लेट अस नॉट बी जॉब सीकर्स, लेट अस बी जॉब क्रिएटर्स। उन्होंने कहा है वित्त मंत्री ने। ये बहुत अच्छा स्लोगन है जो हम लोग 20 साल से कह रहे हैं कि आप एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट की तरफ ले जाइए, एंटरप्रेन्योर्स को मदद कीजिए विद सॉफ्ट लोन्स, उनको फैसिलिटीज़। और वो जब आप बड़े बड़े कंपनीज के बैंकरप्सी का आपने नीति लाए हो, अब बड़े कंपनी का बैंकरप्सी की नीति लाए हो, जो आम आदमी का पैसे लेकर गायब हो जा रहे हैं, और वो बैंकरप्ट नहीं। इसको हम जरा प्रैक्टिकली हेल्थ सेक्टर से जरा जोड़ना चाहेंगे, जो कि एम्स का भी ऐलान हुआ है, लेकिन एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में वाकई हेल्थ सर्विस का नहीं है, ये एक फैक्ट है। तो क्या ये माना जाए कि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वहां से पैसा आएगा, हम यहां सुविधा दे देंगे, सवाल ये भी है कि यहां पर जो आप सुविधा देंगे, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, डिस्पैरिटी और बढ़ रही है, रास्ता क्या है? देखिए, बिजॉन मिश्रा जी से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं।
जैसे आप देखिए कि इन्होंने उसके ऊपर एग्जम्पशन बढ़ा दी है। अब हम सब लोग भी बैठे हैं, कितने लोग हैं जो 15,000 से ज़्यादा प्रीमियम देते हैं, 15,000 से 25,000 कर दिया है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज गेटिंग बेनिफिटेड? हार्डली 0.5%, 1%। लेकिन वो गरीब आदमी जो इंश्योरेंस ले ही नहीं पा रहा, जिसके पास पैसा ही नहीं है इंश्योरेंस के लिए देने के लिए, उसके लिए 15,000 करो, 25,000 करो, चाहे एग्जम्पशन बढ़ा के 1 लाख कर दो, दैट डज नॉट मैटर। मुद्दा ये आ रहा है, जैसे इन्होंने भी कहा कि 70 से 80% जो लोग जो इंश्योरेंस को ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बजट में ऐसा आता कि इनकी इंश्योरेंस जो है वो कुछ सरकार देगी, कुछ ये देंगे और उसके बाद में इनका इलाज मुफ्त होगा। तब तो बात समझ आती है कि इट इज़ गोइंग टू द मासेस। पहली चीज़ तो ये बड़ी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि कुछ मुद्दों के ऊपर अच्छाई भी हुई है। हेल्थ सेक्टर को एज सच तो कुछ मिला नहीं है, अगर देखा जाए तो। ना तो जीडीपी का वो बढ़ाया इन्होंने 1% का, 1% है, जैसे मैंने पहले भी कहा 10% तक होना चाहिए, उसको 3, 4, 5% पे लाते तो भी बात समझ आती कि पैसा आ रहा और हेल्थ सेक्टर के ऊपर हो रहा है। लेकिन डेफिनेटली बहुत सारा पैसा प्रिवेंटिव चीज़ों को तो गया है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है। अगर क्लीन वाटर की सप्लाई मिलनी शुरू हो जाती है, टॉयलेट्स होने शुरू हो जाते हैं, तो शायद इलनेस लोड कम हो जाता है, अफोर्डेबल हाउसिंग मिलनी शुरू हो जाती है। डेंजरस ट्रेंड नजर, अंशुमन हमें लग रहा है जरा सा इसके बीच में अंदर घुसिए, क्योंकि सरकार के सामने अभी भी 4 बरस हैं, अभी सिर्फ 9 ही महीने बीते हैं, 4 बरस आगे खड़े हुए हैं। ये बजट क्या सरकार को उस जमीन पे खड़ा कर पाएगा जहां से इकोनॉमी को संभाला जाए, या उस जमीन को बना रहा है जहां पे पॉलिटिक्स की जाए? मुझे लगता है कि जिस बात की उम्मीद, आप जो सवाल कर रहे हैं, जिस बात की उम्मीद पहले से थी कि क्या इस बजट से ग्रोथ में रिवाइवल आएगा, मुझे थोड़ा डाउट लगता है। क्योंकि बजट के अगर आप प्रस्तावों को अंदर जाकर देखने की कोशिश करें तो आपको दिखाई देगा कि जो बड़े टॉप एक्सपेक्टेशंस थी, उन बड़ी अपेक्षाओं को तो पूरा करने की कोशिश की गई, लेकिन शायद लोक लुभावन दबाव हैं अंदर जिन्हें पॉपुलिस्ट न दिखते हुए भी इस तरह से हैंडल करने की कोशिश की गई। जैसे अगर आप देखें क्यों आज बाजार ने इस तरह से रिएक्ट किया, उद्योग इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उम्मीदें थी कि मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ा पैकेज आएगा जिसमें आप स्थायी रूप से देश में निवेश को पुश करने के लिए कुछ उपाय करेंगे। वो नहीं हुए। अगर आप निवेश को तत्काल बढ़ाना चाहते थे तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स की रेट में इस साल से कमी करनी चाहिए थी, आपने उसको अगले साल तक के लिए पोस्टपोन कर दिया। तो मुझे लगता है कि अगर फाइन प्रिंट में जाएं तो बजट में कोई बड़ा ऐसा विजन इमर्ज करता नहीं दिख रहा है, जो कि वित्त मंत्री पहली वाक्य में बोलते थे कि हम डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ ले जाना चाहते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि आर्थिक विकास दर ही सारी समस्याओं का समाधान है, इस पे बहस हो सकती है कि आर्थिक विकास दर सारी समस्याओं का समाधान है कि नहीं है, तो उसको भी सपोर्ट करने वाला विजन इसके साथ नहीं है। अब आइए दूसरी चीज़ों पर डिटेलिंग में, खर्च पर अगर आप बजट के आंकड़ों में देखें तो जो बात हमारे सहयोगी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। खर्च तो पिछले साल के स्तर पर ही है, खर्च तो बिल्कुल नहीं बढ़ा है। वित्त मंत्री ने फंड ट्रांसफर किया राज्यों को और अपने लेवल पर खर्च रोक लिया है। तो बजट के डिटेल्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो ये बता रही हैं कि इसका असर आने में एक बजट की ज़रूरत और पड़ेगी। अगर यही विज़न कंटिन्यू करना है तो अगले साल जब बजट आएगा तब हम ये उम्मीद कर पाएंगे कि वो चीज़ें ज़मीन पर आएंगी। आपका बड़ा खतरनाक है कि एक बजट की और जरूरत पड़ेगी। वर्मा जी, हम चाह रहे हैं इस चीज़ को आए, क्या ये इकोनॉमी जिस दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है उसमें एक सोशल बैलेंस तो नज़र आ रहा है, लेकिन इकोनॉमिक बैलेंस अभी भी नज़र नहीं आ रहा है जो होना चाहिए था? देखिए, हमारे सहयोगी ने इधर भी बात करी और मिश्रा जी ने भी अभी बात करी। मेक इन इंडिया का कंसेप्ट जो है वो कैसे रियलाइज़ होगा? क्या वो सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री या बड़ी घोषणाओं या बड़े प्रोजेक्ट से होगा? हम एक्चुअली माइक्रो इंडस्ट्री के लिए क्या कर रहे हैं? जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हुई कि मैं अगर आज एक नया व्यवसाय शुरू करूंगा तो मैं अपने साथ 3, 4, 5 लोगों को और व्यवसाय दूंगा। उस तबके के लिए मैंने क्या करा? मैंने एक मुद्रा बैंक तो बना दिया। अभी भी आप एक देखें, एक नई इंडस्ट्री या कहीं पर भी अगर आप लगाना चाहें, आप 20, 25, 30 लाख का लोन लेने के लिए भी बैंक में जाएं, बैंक पहले आपसे गारंटी मांगता है, बैंक पहले आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी मांगता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इस बजट में ही करनी चाहिए थी। ना मेक इन इंडिया का कंसेप्ट हम अचीव कर पाएंगे। मेक इन इंडिया कंसेप्ट अचीव करने के लिए हमें कहीं ना कहीं माइक्रो इंडस्ट्री का ही सहारा है, वहीं से ही ये अचीव होगा और वहीं से ही ये डबल डिजिट की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। ये बताइए, आप जो खासतौर में रियल एस्टेट का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ ये माना गया ब्लैक मनी को लेकर सरकार शिकंजा कसना चाह रही है, दूसरी तरफ एक और बात आई, फ्लाइट रेट बढ़ाए गए हैं, रेलवे का बजट आया, उसमें बहुत सारी चीज़ें महंगे होने वाली है जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई है। और इन परिस्थितियों के बीच में अगर लोगों के पावर बढ़ रहे हैं पैसा कमाने का, जो एक मैसेज ये भी आ रहा है कि आप ज़्यादा कमा पाएंगे, आपको क्या लग रहा है वो कौन सा सेक्टर मजबूत होगा, या सारे सेक्टर्स धीरे धीरे कंज्यूमरिज्म की तरफ ही जा रहे हैं? क्या है स्थिति?
देखिए, मैं जो सब मानता हूँ कि अगर किसी भी देश में अगर आम लोग, चाहे वो मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, अगर इन सबों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ा दी जाए तो कहीं ना कहीं एक समस्या का बिल्कुल निदान होता है कि अगर थोड़ा इन्फ्लेशनरी जो ताकत है उसको भी वो एक तरीके से काउंटरैक्ट कर लेते हैं। बजट एक साल के लिए बनता है, जनरली क्या होता है कि एक साल का आउटले। आपको लग रहा है कि परचेजिंग पावर बढ़ रही है? मुझे तो ये लग रहा है, जिसे अभी इंश्योरेंस सेक्टर की बात चल रही थी, तो अभी आपने सुना होगा कि 1 रुपये प्रीमियम पे 2 लाख के लिए जो गरीब हैं वो इंश्योर्ड है। अभी इसी बजट में जो प्रोविजन हुआ है, तो हर एक सेक्टर को इसमें टच किया गया है और इंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत तवज्जो दी गई है। उसके लिए कमेटी बनाई गई है, उसके लिए बैंक बनाए गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। तो मेरा ख्याल ये मानना है कि अगर इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा या एम्प्लॉयमेंट होगा या एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा तो लोगों की कैपेसिटी जरूर कहीं ना कहीं बढ़ेगी। क्या ये सारे घोषणाएं बहुत ही ब्यूटीफुल है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक आप एक सही ढंग का एक रेगुलेटर नहीं लाओगे, आज क्या है इंश्योरेंस में भी रेगुलेटर खुद कह रहा है, इंश्योरेंस रेगुलेटर खुद कह रहे हैं कि हर साल 25% अनक्लेम्ड मनी बढ़ जा रहे हैं। बिल्कुल। यू सी, हमारे कहने का मतलब है कि वो जो अनक्लेम्ड मनी है लोगों का, जो पड़ी हुई है पॉलिसी, जिनका लैप्स कर गया, जो नहीं चला पाया, उनको खोज भी नहीं रहे हैं। वो लोग जानबूझ के नहीं खोजते हैं, वो लोग किसी तरह एक पॉलिसी बेचने का कोशिश में रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो उनसे लेते हैं वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उनका पूरा प्रॉफिट ले लेते हैं वो, और बाकी आप चलाएं ना चलाएं वो तो अपना प्रॉफिट ले लिया इंश्योरेंस कंपनी। इस बार पहली बार तो सर बजट में एक प्रोविजन किया गया है कि जो अनक्लेम्ड मनी है जीपीएफ या पीपीएफ में, उसका उन्होंने बजटिंग किया है। उन्होंने ये बजटिंग कर दिया है। वही मेरा कहना है कि अभी भी सरकार सही रूप से, यूसी जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में, स्वास्थ्य स्टेट सब्जेक्ट है, आप उनका रकम बढ़ा दी हो 48%, आप उनको दे रहे हो, उनके लिए शेयर भी बढ़ा दिए हो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का कैपेसिटी है डिलीवर करने का। आप एम्स बना रहे हो, अभी जो एम्स बने हुए हैं वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पे पैरा मेडिकल फोर्स नहीं है। अभी भी लोग बिहार से दिल्ली आ रहे हैं एम्स में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप प्राइमरी हेल्थ सेक्टर को आप बढ़ावा नहीं दे रहे हो। आप जो छोटे छोटे जो डॉक्टर्स जो क्लिनिक्स चलाना चाहते हैं गांव में, उनको आप बढ़ावा नहीं दे रहे हो, उनके लिए एक एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर रहे हो। आपको इंसेंटिवाइज करना चाहिए डॉक्टर्स को, ताकि वो गांव में जाकर प्रैक्टिस करें। आप उनको इंसेंटिवाइज नहीं कर रहे हो। कुछ तो स्टेट सब्जेक्ट भी है ना सर, सेंट्रल बजट से हम इतनी उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सेंट्रल बजट स्टेट का आउटले नहीं उम्मीद कर। आप हॉस्पिटल के लिए बजट कर दिए कि हम एम्स जैसा हॉस्पिटल खोलेंगे, और आप इसलिए बिहार चुने हैं क्योंकि बिहार में आपको अभी एक छाप छोड़ना है कि आप उनके लिए सोच रहे हो। हमारा कहने का मतलब है कि एम्स जैसा हॉस्पिटल कई खुल चुके हैं कई प्रांत में। अभी भी आप यदि वहाँ जाएंगे, आप देखेंगे कि कई अस्पताल फंक्शनल नहीं है, वो चल नहीं रहा है। तो आपको कंसोलिडेशन करना जरूरी है। आपको लोगों के, उपभोक्ताओं के सामने चॉइस लाना होगा, कंपटीशन लाना होगा। आज आप हमसे बीमा कर लिए, हम बीमा कर लिए, जब हम हॉस्पिटल में गए वो क्लेम नहीं दे रहे हैं हमको, उसके लिए हम कहाँ दौड़ेंगे फिर? तो जब तक आप उपभोक्ता संरक्षण को एक बढ़ावा नहीं देंगे, उपभोक्ता संरक्षण का विषय को एक बजट में एक सही रूप से नहीं लाएंगे, तो ये सब जितने इसमें अगर हेल्थ के रिलेटेड मैं बताऊं, अगर एम्स प्रोविजन है, आप जितना भी घोषणा जो इस बजट में मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 3 प्रोविजन है। पहला प्रोविजन 1 रुपया प्रति माह देगा, और वो 2 लाख के लिए, अब मेरी सुन ली जाए, तो वो 2 लाख के लिए इंश्योर्ड होगा, और वो जनधन योजना से वो उसको कनेक्ट कर दिया। दूसरा, जो सीनियर सिटीजन है उनको यहाँ तक कि 80,000 तक जो मेडिक्लेम है उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। दूसरा, जो हैंडीकैप्ड है, ये सब सही है। मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई सेक्टर सारी चीज सही है, लेकिन उसको उपभोग करने के लिए व्यक्ति कहाँ जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो नहीं है आपके पास। अनिल जी, जहां तक मेरा ख्याल है, उसमें जो इंश्योरेंस है वो केवल एक्सीडेंट केसेस के ऊपर लिमिटेड है। एग्जैक्टली। आफ्टर ऑल आप देखिए तो एक्सीडेंट केसेस तो बहुत लिमिटेड आते हैं ना, लोगों को दस्त होते हैं, टाइफाइड होते हैं। नहीं, इस बार अभी जो करंट जो अभी आया है, आप नहीं समझे। एक्सीडेंट केसेस का ऑलरेडी, 1 मिनट प्लीज, ऑलरेडी एक सोलिसियम फंड है, एक ऑलरेडी कानून है
कि यदि कोई भी व्यक्ति को एक्सीडेंट से डेथ होता है तो ये सरकारी तंत्र से उनका मुआवजा मिलना अनिवार्य है। वो अलग है सर। नो तो अलग है अतिरिक्त आप उनको घुमा दिए। आप अपने कंधे पे नहीं करके कि टैक्स से हम ये पैसे चलाएंगे। जनधन योजना आप उनको बोल रहे हो कि आप इंश्योरेंस करो। जो जनधन योजना का जो अकाउंट है उसमें उनको 1 रुपया प्रति माह जमा करना है। अरे भाई अनिल जी, इसमें एक और भी इशू है। एम्स जो है वो सक्सेसफुल तभी होंगे जब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और प्राइमरी फैसिलिटीज में एम्स के अंदर टाइफाइड के निमोनिया के सिंपल केसेस जाएंगे। कितने भी एम्स बना दे, कितने भी टर्शियरी सेंटर बना ले, इट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द इशू। आखिर स्टेट का भी तो बजट है। आप यदि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में जाएंगे, आप बोलेंगे हम प्रति माह 1 रुपया देंगे आपको, कोई मानेगा? नहीं मानेंगे। वो बोलेंगे नहीं, हमको पूरा पैसा पहले दीजिए आप। नहीं मेरा कहने का प्लीज नहीं मिश्रा जी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, 1 मिनट मैं क्लैरिफाई करता हूँ सर आपको। एक्चुअली इसके अंदर 2 स्कीम आज अनाउंस करी है। एक हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम है और एक एक्सीडेंटल एंड डेथ की स्कीम है, जो ये 12 रुपए वाली है। इसको उन्होंने जनधन के साथ लिंक किया है। ये ऑटोमेटिकली एक्चुअली एक ग्रुप इंश्योरेंस काइंड ऑफ स्कीम है। किससे जा रहा है? हमारे बैंक अकाउंट से जाएगा। हमारे ही बैंक अकाउंट से जाएगा। अब हमसे कर भी लोगे, फिर बैंक अकाउंट से भी लोगे, ये क्या मतलब हुआ? लेकिन वो प्रोटेक्शन तो केवल एक्सीडेंट के लिए, सिर्फ एक्सीडेंट के लिए, इलनेस के लिए तो प्रोटेक्शन मेरा कहने का मतलब है 80% जनता जो इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर पा रही है, उनकी हेल्थ के लिए क्या हुआ? आप एक लोड डाल रहे हो उसी एम्स में, आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर है ही नहीं स्टेट वाइज। कहीं भी इलाज करा सकता है, उसको 2 लाख रुपए मिलेगा, वो चाहे अपोलो में कराए या सामान्य हेल्थ सेंटर। सर वो सिर्फ अपोलो के पास चला जाएगा, ये किसी दूसरी कंपनीज के पास चला जाएगा जो जुड़े हुए हैं। हमारा कहना है इस देश में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर उन्हीं कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए स्ट्रक्चर के पास। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये हर नागरिक का एक अधिकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, ये मेरा अधिकार है। ये कर के पैसे से हमको मिलनी चाहिए। आप यदि फेल हो गए और कर के पैसे से आप दिला नहीं पा रहे हो तो खुलकर बोलो कि हम फेल हो गए, प्लीज आप हमको पैसे दीजिए और हम आपको ये सब दिलाएंगे। खुल के बोलिए ये चीज, हम लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं कि आप खुल के बोलिए कि आप फेल हो गए। लेकिन ये मत बोलिए कि हम आपके लिए फलाना 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 फैसिलिटी दे रहे हैं और हम आपसे कर भी लेंगे। परसंत, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि डिस्पोजेबल इनकम है कहाँ? अगर मैं 37 रुपए या 38 रुपए या 40 रुपए पर डे की लिमिट फिक्स करता हूँ, पर मंथ की है साहब कि पर मंथ? पर डे की है, पर डे की है। उसमें से मैं हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लूंगा, 1 रुपया आप मेरा ये भी काटेंगे मंथली, 1 रुपया महीने का, 12 रुपए साल। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो 36 रुपीज के अंदर तो ये भी कैलकुलेशन हो रही थी कि वो खाएगा क्या और करेगा क्या। इस बजट ने कम से कम डिस्पोजेबल इनकम तो क्रिएट नहीं करा। नहीं, मेरा मुद्दा ये है अगर उसने 1 रुपया दे भी दिया तो उसकी हेल्थ का तो इफेक्ट नहीं हो रही उससे तो सिर्फ एक्सीडेंट की इंश्योरेंस। अगर वो कहीं इलाज कराता है, अगर उसको कोई सीरियस बीमारी है तो 2 लाख रुपए उसको एज एन इंश्योरेंस 2 लाख तक मिल सकता है। हम नहीं बोल रहे हैं वो बढ़िया नहीं है, अच्छी बात। हम केवल इतना ही कहना चाह रहे हैं कि आप जैसे कह रहे हो कि हम कैशलेस करना चाहते हैं, हर व्यक्ति को हम कैशलेस करना चाहते हैं ताकि ब्लैक मनी का जनरेशन बंद करें। लेकिन हम जब ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, हम जब बैंक से पैसे उठाकर हम जब कुछ चीज खरीदने जा रहे हैं, तब कोई हमको रिसीट नहीं दे रहा है। देखिए, तो जितने काउंटरफीट सामान, सब स्टैंडर्ड सामान, सारी चीज महंगा हमको बेच रहे हैं, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है, उसके लिए कोई नीति नहीं बन रही है कि उस ढंग के लोगों को क्या कैसे आप सजा दिलाओगे जो घटिया सामान, जो काउंटरफीट सामान जो आपको बेच रहा है, जो कर का चोरी कर रहा है, जो कर नहीं, आप कर पर आप बढ़ा दे रहे हो कई जगह पे, जो लोग डाइवर्ट कर रहा है आप उनके ऊपर क्या सजा दे रहे हो? वहां तो कैशलेस आप नहीं बोल रहे हो। विजय जी, हमें लग रहा है कि जो बेसिक सवाल आपने उठाया कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो हम लोग टैक्स देते हैं उसके जरिए जो एक न्यूनतम जरूरत जो हमें मिलनी चाहिए वो फेल हो रहा है स्टेट, और उसमें अब दोबारा नागरिकों से हम आपको बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है, जब उन्होंने चुनाव जीत कर आए, ये लिख कर दे के गए आम आदमी को, सबको हम लोग सबको यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी। ओके, यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या? हमको पैसे नहीं देना पड़ेगा, आप कर के पैसे से हमको हेल्थ केयर करेंगे। हमको लगता है एक आखिरी कमेंट हम इस पे चाहेंगे जरूर, अंशुमन जी, क्या ये एक ऐसा प्रोसेस बजट के तौर पे पहली बार सामने आया है जिसमें आप
बतला रहे हैं कि अभी तक का रास्ता जो था भटकाव वाला था, ये रास्ता शायद जा सकता है लेकिन उस रास्ते में बढ़ने के लिए जो मुश्किलात है वो कंट्रडिक्शंस खुद ही पॉलिटिक्स के तौर पे आ रही है। क्या ये है वो? जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हम पहले से आपसे कह रहे थे कि एक नए तरीके का मॉडल तय करने की कोशिश की गई जिसके भटकने के उतने ही खतरे हैं जितने पहले थे। हमने स्कीम लेट मॉडल देखा है, जैसा कि मिश्रा जी कह रहे थे, भारत की अधिकांश आबादी अपने सेहत पर अपनी ज़िंदगी के आखिरी 4 सालों में सबसे ज़्यादा खर्च करती है। बिल्कुल, और ये मैकेंजी की ताजी रिपोर्ट जो बताती है कि उसका सेहत पर अधिकांश खर्च उसकी जिंदगी के आखिरी 4 सालों में मरने से बचने के लिए होता है कि वो अपनी मौत को भटकेगा नहीं ना बजट। ये जो नया मॉडल है, ये मॉडल कैश ट्रांसफर मॉडल है, जिसमें कि आपके अकाउंट में सरकार पैसे रखेगी, आपको एक स्कीम से कवर करेगी, उस स्कीम से जाकर आप प्राइवेट सेक्टर में सर्विस लेंगे, और अगर आपको अस्पताल चाहिए तो आप राज्य सरकार से बात करिए। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? कमेंट छोटा सा, एक आखिरी छोटा सर, मिडिल मैन को कर्व करने के लिए कुछ नहीं करा गया। कल भी हमने रात को एक बात करी थी, एमएसपी को रिड्यूस किया गया, लेकिन एंड कंज्यूमर का जो प्राइस है वो आज भी उतना ही मेंटेन है। उसके लिए इस पूरे बजट में कोई देवेंद्र जी आपका क्या कमेंट है? इन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि एमएसपी को रिड्यूस किया गया। सारी मतलब ये है कि किसान पे सारा बोझ डाल दिया जो कंज्यूमर का है, जो महंगाई का है। और दूसरी बात ये है कि पहला अगर आपने देखा, उन्होंने 4 अपने कहा था 4 चैलेंजेस है उनके सामने, जिसमें पहला चैलेंज था एग्रीकल्चर इनकम की तो बात ही नहीं हुई किसान की। सिर्फ ये एक ऐसा बजट है जिसपे शायद बजट के जरिए आने वाले वक्त में आर्थिक व्यवस्था इस देश की कैसी होगी, वो किस दिशा में जाएगी, ये बहस आज से शुरुआत है और ये बहस लगातार चलेगी। और शायद मौजूदा सरकार के सामने इस बजट या इस विजन के जरिए बजट के तौर पे चीजों को कैसे लेकर आए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हर जहन में बहुत सवाल है। चर्चा हम यहां पर खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।